Hello friends, my name is Pankaj Vaishnav and we are understanding chapter 2 of geography, that is forest and wildlife resources। तो अभी तक इस चैप्टर में हम क्या क्या समझ चुके हैं। हमने समझा बायोडाइवर्सिटी क्या होती है, इकोसिस्टम किसे कहते हैं और बायोडाइवर्सिटी और इकोसिस्टम पर्टिकुलरली ह्यूमन बीइंग्स के लिए क्या इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। फिर हमने समझा कि इंडिया, अपनी कंट्री इंडिया बायोडाइवर्सिटी के मामले में वर्ल्ड की रिचेस्ट कंट्री में से एक आता है। फिर हमने समझा कि फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज का कंजर्वेशन क्यों जरूरी है और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ रिसोर्स को बचाने के लिए, इनका कंजर्वेशन करने के लिए पास्ट में कौन कौन से स्टेप्स उठाए हैं, जिसमें एक तो हमने वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के बारे में बेसिक बातें समझी और एक प्रोजेक्ट टाइगर के बारे में बात की थी। आज के इस पार्ट में हमें समझना है कि इंडिया में कंजर्वेशन पॉइंट ऑफ व्यू से अलग अलग टाइप के फॉरेस्ट कौन से हैं और उनका डिस्ट्रीब्यूशन कहां कहां पर है। फिर हमें समझना है कि कम्युनिटी कैसे फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज का कंजर्वेशन करती है। तो आज के इस पार्ट में जो भी चीज हम समझेंगे उससे अपनी कॉम्पिटेंसी क्या डेवलप होगी, हम समझ पाएंगे कि कम्युनिटी का कंजर्वेशन में इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल क्यों है और वो किस प्रकार कंजर्वेशन के काम को आगे बढ़ा रहे हैं। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कंजर्वेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंडिया में अलग अलग टाइप के कौन से फॉरेस्ट है। तो बेसिकली थ्री टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट है। पहला रिजर्व फॉरेस्ट, सेकंड इज प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट एंड थर्ड इज अनक्लास्ड फॉरेस्ट। तो सबसे पहले हम समझते हैं रिजर्व फॉरेस्ट को। तो रिजर्व फॉरेस्ट जो होते हैं वो बेसिकली गवर्नमेंट के रिजर्वेशन में होते हैं, मतलब इनकी ओनरशिप गवर्नमेंट के हाथ में होती है, इनका मैनेजमेंट, इनका रख रखाव, सारा काम गवर्नमेंट देखते हैं। और यदि हम कंजर्वेशन की दृष्टि से बात करें तो ये सबसे इंपॉर्टेंट फॉरेस्ट है। इनमें किसी भी प्रकार की ह्यूमन एक्टिविटीज अलाउ नहीं होती है। तो फर्स्ट इज रिजर्व फॉरेस्ट, इनकी ओनरशिप गवर्नमेंट के हाथ में होती है, इसमें ह्यूमन एक्टिविटीज, कोई भी ह्यूमन एक्टिविटी अलाउड नहीं होती है और कंजर्वेशन पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फॉरेस्ट ये रिजर्व फॉरेस्ट ही होते हैं। इंडिया में जितना भी फॉरेस्ट लैंड है उसका मोर देन 50% जो है वो रिजर्व फॉरेस्ट के अंतर्गत ही आता है। तो बेसिकली जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, वेस्ट बंगाल, महाराष्ट्र, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, इन स्टेट में मैक्सिमम फॉरेस्ट जो है वो रिजर्व फॉरेस्ट में ही आते हैं। इन स्टेट में बहुत ज्यादा रिजर्व फॉरेस्ट वाला एरिया है। सेकेंड टाइप ऑफ फॉरेस्ट इज प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट। ऐसे फॉरेस्ट जो बहुत ज्यादा डिग्रेड हो चुके हैं, जो बहुत ज्यादा खराब हो चुके हैं, उनको फर्दर डिग्रेडेशन से बचाने के लिए इस प्रकार के फॉरेस्ट यानी कि प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट बनाए जाते हैं। और इंडिया में जितना भी फॉरेस्ट लैंड है उसका मोर देन 33% यानी कि 1/3 पार्ट जो है वो प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट के अंतर्गत ही आता है। तो इट इज प्रोटेक्टेड फ्रॉम एनी फर्दर डिप्लीशन। ऐसे फॉरेस्ट को और ज्यादा डिप्लीशन और ज्यादा डिग्रेडेशन से बचाने के लिए इस प्रकार के फॉरेस्ट बनाए जाते हैं। इंडिया में जितना भी फॉरेस्ट लैंड है उसका मोर देन 33% जो है वो प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट ही है। तो हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, बिहार, उड़ीसा, इन स्टेट्स में बहुत ज्यादा फॉरेस्ट जो है वो प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट के अंतर्गत ही आते हैं। इन स्टेट के फॉरेस्ट लैंड का मैक्सिमम एरिया प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट के अंतर्गत आता है। थर्ड इज अनक्लास्ड फॉरेस्ट। ऐसे फॉरेस्ट जो न तो रिजर्व फॉरेस्ट में आएंगे, जो न प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट में आएंगे, उनको अनक्लास्ड फॉरेस्ट बोला जाता है और इनका मैनेजमेंट गवर्नमेंट और कम्युनिटी दोनों मिलकर करती है। बेसिकली कम्युनिटी का ज्यादा रोल होता है इनके प्रोटेक्शन में, इनके कंजर्वेशन में। तो अदर फॉरेस्ट एंड वेस्टलैंड बिलोंगिंग टू बोथ गवर्नमेंट एंड प्राइवेट इंडिविजुअल एंड कम्युनिटी आर क्लासिफाइड एज अनक्लास्ड फॉरेस्ट। तो इंडिया के जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स है, असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, सिक्किम और गुजरात के बहुत सारे पार्ट्स में ऐसे फॉरेस्ट, अनक्लास्ड फॉरेस्ट बहुत ज्यादा है और ये बेसिकली लोकल कम्युनिटी द्वारा मैनेज किए जाते हैं। लोकल कम्युनिटी ही इनके कंजर्वेशन का काम देखती है। देखते हैं परमानेंट फॉरेस्ट। ये कोई अलग टाइप नहीं है बल्कि रिजर्व फॉरेस्ट और प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट इन दोनों को मिलाकर ही
बोला जाता है परमानेंट फॉरेस्ट। और इनका मैनेजमेंट, इनकी देखरेख क्यों की जाती है? ताकि इनसे हम टिम्बर प्रोड्यूस कर सके, अदर फॉरेस्ट प्रोड्यूस प्राप्त कर सके और साथ ही इनका प्रोटेक्शन भी कर सके। तो बेसिकली परमानेंट फॉरेस्ट का मैनेजमेंट इसीलिए किया जाता है, इनकी देखरेख इसीलिए की जाती है कि एक तो इनका कंजर्वेशन करना है, इनको बचाना है, दूसरा इससे हम अलग अलग प्रोड्यूस प्राप्त कर सके, जैसे कि टिम्बर प्राप्त कर सके और दूसरे फॉरेस्ट प्रोड्यूस क्या होते हैं? जो कि पेड़ को काटे बिना हम प्राप्त करते हैं। लकड़ी के अलावा, वुड के अलावा बाकी जो भी प्रोडक्ट है वो अदर फॉरेस्ट प्रोड्यूस में आते हैं, जैसे कि इनकी लीव्स है, इनके फ्रूट्स है, अदर इनके जो मेडिसिनल प्लांट्स है, मेडिसिनल पार्ट्स है, ये जो है वो अदर फॉरेस्ट प्रोड्यूस में आते हैं। तो इनका मैनेजमेंट हम अपने फायदे के लिए ही या साथ ही इनका कंजर्वेशन करने के लिए ही करते हैं। बात करते हैं मध्य प्रदेश की, जो कि इंडिया के सेंट्रल में आता है। तो मध्य प्रदेश में अराउंड 75% इसके जो फॉरेस्ट एरिया है वो परमानेंट फॉरेस्ट के अंतर्गत आता है। तो मध्य प्रदेश का एक बड़ा एरिया, एक लार्ज एरिया जो है वो परमानेंट फॉरेस्ट यानी कि रिजर्व फॉरेस्ट और प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट में आता है। परसेंटेज आपको पता होना चाहिए कि अराउंड 75% ऑफ मध्य प्रदेश टोटल फॉरेस्ट लैंड एरिया इज बिलोंगिंग टू परमानेंट फॉरेस्ट। आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कम्युनिटी और कंजर्वेशन को, कि कैसे कम्युनिटी फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ का कंजर्वेशन करती है। हम जानते हैं कि बहुत सारी कम्युनिटी, बहुत सारे जो ट्राइबल कम्युनिटी है वो इन्हीं फॉरेस्ट में रहती है। तो ये इनका घर है, ये इनका हैबिटाट है। तो रहने के लिए, अपने हैबिटाट को बचाने के लिए और अपने लाइवलीहुड के लिए ये इन फॉरेस्ट को बचाते आए हैं बहुत पुराने समय से। तो फॉरेस्ट आर होम टू सम ट्रेडिशनल कम्युनिटी इन सम एरियाज ऑफ इंडिया। लोकल कम्युनिटीज आर स्ट्रगलिंग टू कंजर्व दिस हैबिटाट विथ गवर्नमेंट ऑफिशियल्स। तो बहुत सारे एरिया में ये जो कम्युनिटी है, जो फॉरेस्ट में रहती है, नेचुरल वेजिटेशन वाले एरिया में रहती है, वो स्ट्रगल कर रही है कि इन फॉरेस्ट को बचाया जा सके और इनमें वो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स का हेल्प ले रही है। इसका मेन कारण क्या है? कि ये अपनी लाइवलीहुड को सिक्योर कर सके। भाई ये इन्हीं फॉरेस्ट से अदर फॉरेस्ट प्रोड्यूस प्राप्त करते हैं और इनको मार्केट में बेचकर पैसा अर्न करते हैं और इन्हीं पैसों से अपना लाइवलीहुड ये प्राप्त करते हैं। तो अपने लाइवलीहुड को सिक्योर करने के लिए, अपने लाइवलीहुड को बचाने के लिए ये इन फॉरेस्ट को बचाने के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं। तो हमने पहले पार्ट में देखा था कि गवर्नमेंट कैसे फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ का कंजर्वेशन कर सकती है, अलग अलग एक्ट बना सकती है, अलग अलग प्रोजेक्ट लाती है, अलग अलग जो हैबिटाट है उनको लीगल प्रोटेक्शन देकर गवर्नमेंट तो फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ का कंजर्वेशन कर सकती है, करती भी है। तो कम्युनिटी कैसे काम करती है, ये कंजर्वेशन का काम कम्युनिटी द्वारा कैसे होता है, इनको हम कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। सबसे पहला एग्जाम्पल है राजस्थान के अलवर का सरिस्का टाइगर रिजर्व। तो इस सरिस्का टाइगर रिजर्व वाले एरिया में जो विलेजर्स रह रहे हैं वो यहां पर जो माइनिंग एक्टिविटीज चल रही है उसके खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उनका विरोध कर रहे हैं। और इस प्रोटेस्ट में वो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 को दिखा रहे हैं कि देखो इस कानून को पढ़ो, इसमें जो लीगल प्रोटेक्टेड एरिया है उसमें ऐसी कमर्शियल एक्टिविटी नहीं हो सकती है। तो कम्युनिटी अलग अलग तरीके से, अलग अलग माध्यमों से, कुछ एक्ट के हेल्प से, कुछ गवर्नमेंट ऑफिशियल के हेल्प से फॉरेस्ट को, वाइल्ड लाइफ को कंजर्वेशन का काम करती है। तो सरिस्का टाइगर रिजर्व कहां पर है? राजस्थान के अलवर में है। यहां के जो विलेजर्स हैं वो माइनिंग एक्टिविटीज के खिलाफ प्रोटेक्ट कर रहे हैं, इसके खिलाफ फाउट कर रहे हैं और इसमें वो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट को साइट कर रहे हैं कि ये देखिए वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट क्या कहता है। इसमें वो हैबिटाट को बचाने की कोशिश कर रहे हैं और साथ ही वो गवर्नमेंट के इन्वॉल्वमेंट को भी रिजेक्ट कर रहे हैं कि नहीं, हम अपने स्तर पर ही ये काम करेंगे, गवर्नमेंट किसी भी प्रकार का इन्वॉल्वमेंट ना करे। ऐसा ही एक और एग्जाम्पल देखते हैं राजस्थान के अलवर का ही, भैरवदेव डाकव सेंचुरी। तो 5 विलेज के लोगों ने अराउंड 1200 हेक्टेयर्स एरिया को बोल दिया है कि भैरवदेव डाकव सेंचुरी है और इसमें इन्होंने अपने ही नियम कायदे कानून बनाए हैं, अपने ही प्रोविजन बनाए हैं और इन प्रोविजन के तहत वो क्या कर रहे हैं, इस हैबिटाट को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। कोई बाहरी आदमी, कोई एक्सटर्नल चीज इस वाइल्ड लाइफ
हैबिटाट को, इस फॉरेस्ट हैबिटाट को कोई हार्म ना पहुंचाए, इसके लिए इन्होंने अलग अलग प्रोविजन बनाए हैं। तो भैरवदेव डाको सेंचुरी ये भी राजस्थान के अलवर में ही है। विलेजर्स ने अराउंड 1200 हेक्टेयर्स एरिया को बोल दिया है कि ये भैरवदेव डाको सेंचुरी है, और इन्होंने अपने ही रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए हैं, और इन रूल्स और रेगुलेशन के अंतर्गत इन्होंने हंटिंग को बैन कर दिया है कि नहीं, वाइल्ड लाइफ की, किसी भी प्रकार के एनिमल की हंटिंग कोई नहीं करेगा। और साथ ही ये वाइल्ड लाइफ को बचाने की कोशिश कर रहे हैं कि कोई आउटसाइड एनक्रोचमेंट ना हो, कोई बाहरी आदमी आके, कोई एक्सटर्नल फैक्टर इस एरिया में कोई हार्म ना पहुंचाए। तो कम्युनिटी अलग अलग तरीके से कंजर्वेशन का काम कर रही है। आगे एक और एग्जांपल देखते हैं, चलते हैं हिमालय वाले एरिया में, चिपको मूवमेंट को देखते हैं। चिपको मूवमेंट क्या है? चिपको मूवमेंट मतलब कि ट्रीज से चिपकना है, ट्रीज को हग करना है, ताकि डिफॉरेस्टेशन न हो, पेड़ों को बचाया जा सके। तो चिपको मूवमेंट एक बहुत ही सक्सेसफुल मूवमेंट है, जिसमें हिमालय वाले एरिया में पेड़ों को बचाया गया है, डिफॉरेस्टेशन होने से बचाया गया है। साथ ही इन्होंने अफॉरेस्टेशन भी किया है, और अफॉरेस्टेशन इन्होंने लोकल स्पेसीज का ही किया है, जो इंडिजिनियस स्पेसीज थी उन्हीं का ही अफॉरेस्टेशन किया है, वही पेड़ लगाए हैं। और इसके तहत इन्होंने यह संदेश भी दिया है कि हम लोकल स्पेसीज से भी बड़ी मात्रा में अफॉरेस्टेशन का काम कर सकते हैं। तो चिपको मूवमेंट सक्सेसफुली रजिस्टर्ड डिफॉरेस्टेशन एंड ऑल्सो डिड अफॉरेस्टेशन विथ इंडिजीनियस स्पेसीज। यहाँ की जो लोकल स्पेसीज वाले ट्रीज थे उन्हीं को यहाँ पर बड़ी मात्रा में लगाया गया है। एक और एग्जाम्पल इसी एरिया का, बीज बचाओ आंदोलन एंड नवदान है। बीज बचाओ आंदोलन मतलब जो ट्रेडिशनल सीड्स थे, जो इंडिजीनियस सीड्स थे, लोकल सीड्स थे, उनको बचाया गया है और बड़ी मात्रा में क्रॉप्स लगाई गई है, और वो भी बिना किसी केमिकल फर्टिलाइजर, बिना किसी केमिकल इनपुट से। तो इस आंदोलन ने भी, इस बीज बचाओ आंदोलन एंड नवदाना ने यह बता दिया है कि आप नेचुरल तरीके से भी क्रॉप प्रोडक्शन बढ़ा सकते हो, बिना किसी सिंथेटिक, बिना किसी केमिकल इनपुट के। तो ये उत्तराखंड के तेहरी वाले एरिया में फार्मर्स द्वारा किया गया, और इन्होंने ये बता दिया कि adequate levels of diversified crop production without the use of synthetic chemicals are possible and economically viable। तो इस आंदोलन ने ये बता दिया है कि आप इकोनॉमिकली अच्छी क्रॉप प्रोडक्शन कर सकते हो बिना किसी केमिकल इनपुट के। आगे बढ़ते हैं और समझते हैं एक स्पेसिफिक कंजर्वेशन के तरीके को, जिसको बोला जाता है जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट। नाम से ही आपको समझ में आ जाएगा कि ये जॉइंटली किया जाता है, मतलब इसमें गवर्नमेंट ऑफिशियल और कम्युनिटी दोनों मिलकर फॉरेस्ट का मैनेजमेंट करते हैं, और इसमें लोकल लेवल पर कुछ इंस्टीट्यूशन बनाए जाते हैं जो कि कंजर्वेशन का बेसिक काम करते हैं, और ये एक तरीके से जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के ऑफिशियल्स होते हैं उनकी हेल्प करते हैं। तो जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट में कम्युनिटी और गवर्नमेंट ऑफिशियल्स दोनों मिलकर फॉरेस्ट का कंजर्वेशन करते हैं। इसका जो फॉर्मल एग्जिस्टेंस आता है भारत में 1988 में आता है, जब उड़ीसा स्टेट ने जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट के लिए पहला रिजोल्यूशन, फर्स्ट रिजोल्यूशन पास किया था। तो कम्युनिटीज एंड गवर्नमेंट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट्स वर्क टुगेदर टू टेक केयर ऑफ फॉरेस्ट। तो दोनों मिलकर काम करते हैं, फॉरेस्ट का ध्यान रखते हैं, फॉरेस्ट का मैनेजमेंट करते हैं, फॉरेस्ट का कंजर्वेशन करते हैं। इट इज अ गुड एग्जांपल ऑफ इन्वॉल्विंग लोकल कम्युनिटीज इन द मैनेजमेंट एंड रिस्टोरेशन ऑफ डिग्रेडेड फॉरेस्ट। तो ये एक बहुत अच्छा एग्जांपल है कि कैसे कम्युनिटी को भी पार्टिसिपेशन में लिया जा सकता है फॉरेस्ट का कंजर्वेशन और फॉरेस्ट का मैनेजमेंट करने के लिए। इसका फॉर्मल एग्जिस्टेंस इंडिया में 1988 में आता है, जब उड़ीसा स्टेट ने फर्स्ट रिजोल्यूशन फॉर जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट पास किया था। It depends on the formation of local level या village level institution that protect degraded forest land managed by the forest department। तो जैसा कि मैंने बताया कि इसमें लोकल लेवल पर, विलेज लेवल पर कुछ इंस्टीट्यूशन बनाए जाते हैं जिसमें विलेजर्स का पार्टिसिपेशन होता है, और वो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट द्वारा जो फॉरेस्ट लैंड को मैनेज किया जाता है उन पर कंजर्वेशन का काम करते हैं। भाई कम्युनिटी ऐसा काम करती क्यों है? कम्युनिटी को क्या फायदा है? कम्युनिटी को एक तो इन फॉरेस्ट के मैनेजमेंट से जो अदर फॉरेस्ट प्रोड्यूस है वो मिल जाएंगे, और साथ ही इनकी जो टिम्बर है, इनकी जो लकड़ी है, वुड जो है, जब फॉरेस्ट डिपार्टमेंट इनको बेचता है तो उनसे जो इंसेंटिव्स मिलते हैं उन इंसेंटिव का यूज कम्युनिटी डेवलपमेंट के लिए भी किया जाता है। तो कम्युनिटी गेट्स इंटरमीडिएटरी बेनिफिट्स इन रिटर्न। इस जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट के कार्यक्रम द्वारा, इस प्रोग्राम द्वारा कम्युनिटी को कुछ बेनिफिट्स मिलते हैं, जैसे कि नॉन टिम्बर फॉरेस्ट प्रोड्यूस यानी कि अदर फॉरेस्ट प्रोड्यूस, और
जो टिम्बर सक्सेसफुली कंजर्वेशन से बचाए गए हैं और जिनको बेचकर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने पैसा अर्न किया है, उसका कुछ हिस्सा कम्युनिटी डेवलपमेंट के लिए किया जाता है। तो जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट और साथ में कम्युनिटी दोनों की मदद से किया जाता है और दोनों को रिटर्न में बहुत सारे बेनिफिट्स मिलते हैं। समझते हैं सेक्रेड ग्रोव्स को, जो कि कंजर्वेशन की डायरेक्शन में कम्युनिटी का एक इंपॉर्टेंट रोल बताता है। ये सेक्रेड ग्रोव्स क्या होते हैं? बहुत सारे ऐसे एरियाज होते हैं नेचुरल वेजिटेशन के, फॉरेस्टेड एरिया, जहां पर अलग अलग प्रकार के ट्री स्पेसीज, बहुत रेयर और डाइवर्सिफाइड स्पेसीज हमें देखने को मिलती है। जो लोकल कम्युनिटी है, जो ट्राइबल कम्युनिटी है, वो न तो खुद इन एरिया में एंट्री करते हैं, मतलब ऐसे के ऐसे ही पड़े हैं सालों से, और न ही किसी एक्सटर्नल पर्सन को, किसी एक्सटर्नल फैक्टर को इसमें एंट्री करने देते हैं। तो इस प्रकार इन एरियाज में विदाउट एंट्री के माध्यम से ये इनका कंजर्वेशन करते हैं, और यहां तक कि ये इनको फॉरेस्ट ऑफ गॉड्स एंड गॉडेसेस कहते हैं कि ये भगवान के फॉरेस्ट है, बहुत सेक्रेड है, बहुत पवित्र है। तो इस तरीके से वो इन फॉरेस्ट एरिया का कंजर्वेशन करते हैं। तो नेचर वर्शिप इज एन एज ओल्ड ट्राइबल बिलीफ। तो हम नेचर का वर्शिप करते आए हैं बहुत पुराने समय से, और बेसिकली जो ट्राइबल कम्युनिटी है वो नेचर वर्शिप करती आई है, नेचर के जो अलग अलग कंपोनेंट है उनकी पूजा करती आई है। सच बिलीव्स हैव प्रिजर्व्ड सेवरल वर्जिन फॉरेस्ट इन प्रिस्टीन फॉर्म। तो इन बिलीव की वजह से बहुत सारे फॉरेस्ट को वर्जिन फॉर्म में ही बचा के रखा गया है, मतलब उनसे किसी भी प्रकार की छेड़छाड़ नहीं की गई है। इनको फॉरेस्ट ऑफ गॉड एंड गॉडेसेस भी कहा जाता है कि ये भगवान के फॉरेस्ट है, बहुत ज्यादा सेक्रेड है, बहुत ज्यादा पवित्र है, और यहां पर मैनी डाइवर्स एंड रेयर स्पेसीज ऑफ ट्रीज देखने को मिलती है। ऐसी ट्री स्पेसीज जो कि बहुत रेयर है, बहुत कम देखने को मिलती है, और इन फॉरेस्टेड एरिया में बहुत डाइवर्सिफाइड ट्री स्पेसीज, अलग अलग प्रकार के पेड़ पौधे हमें देखने को मिलते हैं। तो सेक्रेड ग्रोव्स हैव बीन लेफ्ट अनटच्ड बाय द लोकल पीपल। तो जो लोकल पीपल है, जो ट्राइबल कम्युनिटी है, उन्होंने इन सेक्रेड ग्रोव्स को टच नहीं किया है, इसमें किसी भी प्रकार की एंट्री नहीं की है, और ये दूसरे एक्सटर्नल पीपल को, एक्सटर्नल फैक्टर्स को इसमें एंट्री करने भी नहीं देते हैं, इनसे छेड़छाड़ करने भी नहीं देते। तो इस प्रकार इन फॉरेस्ट एरिया का कंजर्वेशन किया जा रहा है लोकल कम्युनिटी द्वारा। बात करते हैं अपने पूरे इंडियन कल्चर में ही ऐसी बिलीव्स है कि हम नेचर के अलग अलग कंपोनेंट्स को और बेसिकली फॉरेस्ट एंड ट्रीज को कंजर्वेशन करते आए हैं। तो इंडियन सोसाइटी कंप्राइजेस सेवरल कल्चर। तो इंडियन सोसाइटी में अलग अलग प्रकार के कल्चर है, और हर कल्चर में कुछ ना कुछ बातें ऐसी है जो कि नेचर के अलग अलग कंपोनेंट के कंजर्वेशन की बात करती है। जैसे कि हम स्प्रिंग्स को, माउंटेन पीक्स को, एनिमल्स को, इनको सेक्रेड मानते हैं, और अलग अलग त्योहारों पर, अलग अलग ओकेजन्स पर इनकी पूजा करते हैं। ऐसे ही आपने देखा होगा कि अलग अलग टेंपल्स के आसपास वाले एरिया में मंकीज, लंगूर्स, मकाक ये बैठे रहते हैं। जो भी यहां पर पूजा करने आते हैं वो इनको मानते हैं कि ये तो टेंपल के डिवोटीज ही है, और इनको कुछ खाना खिलाते हैं, और इस प्रकार इनका कंजर्वेशन का काम भी किया जाता है। तो अपने इंडियन कल्चर में तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो कि नेचर के अलग अलग कंपोनेंट के कंजर्वेशन की बात करती है। आपने देखा होगा कि हमारी मदर्स जो है, सिस्टर्स जो है, वो अलग अलग ओकेजन पर अलग अलग पेड़ों की पूजा करती है, अलग अलग ट्रीज को सेक्रेड मानकर उनको पूजा करती है, जैसे कि पीपल के पेड़ की, जैसे कि बनियान के ट्री की, इनकी भी पूजा की जाती है ताकि इनको बचाया जा सके। तो अपने कल्चर में तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो कि कंजर्वेशन की बात करती है। ऐसे ही जो छोटा नागपुर वाला रीजन है, बेसिकली झारखंड बिहार वाला एरिया, वहां पर जो मुंडाज एंड संथाल कम्युनिटी है, वहां की जो लोकल इंडिजिनियस कम्युनिटी है, वो महुआ एंड कदम ट्री की वर्शिप करती है। वर्शिप का मतलब क्या हो गया? ये इनको सेक्रेड मानती है, और वर्शिप से ये पता चल जाता है कि इनका कंजर्वेशन, इनका प्रोटेक्शन किया जा रहा है। ऐसे ही उड़ीसा एंड बिहार, इन स्टेट्स के जो अलग अलग ट्राइब्स हैं, वो भी वेडिंग के अवसरों पर तामारिंड एंड मैंगो ट्रीज इनकी वर्शिप करते हैं, और वर्शिप से ही पता चल जाता है कि इनका कंजर्वेशन किया जा रहा है। साथ ही आप चले जाइए राजस्थान का जो जोधपुर वाला एरिया है, वहां के बिश्नोई विलेजेस में, जहां पर बिश्नोई कम्युनिटी रहती है। आप जब जाएंगे तो वहां देखेंगे कि इनके घरों के आसपास ही, इनके लोगों के आसपास ही
पिकॉक बड़ी मात्रा में देखने को मिल जाएंगे, नील गाय बड़ी मात्रा में देखने को मिल जाएगी, चिंकारा जिसे ब्लैक बग कहा जाता है ये भी बड़ी मात्रा में देखने को मिल जाएगी। ये लोग इनका कोई हार्म नहीं करते हैं, इनको प्रोटेक्ट करते हैं एक्सटर्नल फैक्टर से, एक्सटर्नल पीपल से। तो इस प्रकार कम्युनिटी, बिश्नोई कम्युनिटी इंपॉर्टेंटली इन एनिमल्स का कंजर्वेशन कर रही है। तो बिश्नोई कम्युनिटी आपको राजस्थान के जोधपुर एरिया में देखने को मिल जाएगी। यहां पर सर्टेन एनिमल्स आर इंटीग्रल पार्ट ऑफ द कम्युनिटी, कम्युनिटी का पार्ट ही है, आपको लगेगा ही नहीं कि एनिमल्स अलग है और लोग अलग है। जैसे कि आपको चिंकारा देखने को मिल जाएगा, नील गाय, पिकॉक ये देखने को मिल जाएंगे इस कम्युनिटी के आसपास, और कोई इनको हार्म नहीं पहुंचाता है। ये एक तरीके से कम्युनिटी लिविंग के तौर पर ही रहते हैं। तो हमने समझा कि इंडिया में कैसे फॉरेस्ट का डिग्रेडेशन हुआ और वापस कैसे बेसिकली कम्युनिटी इनको प्रोटेक्ट करने का, इनको कंजर्व करने का काम कर रही है। तो इस पूरी चीज से हम क्या सीख सकते हैं कि लोकल कम्युनिटीज हैव टू बी इन्वॉल्व इन नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट। तो नेचुरल रिसोर्स के मैनेजमेंट के लिए, बेसिकली फॉरेस्ट के मैनेजमेंट के लिए हमें लोकल कम्युनिटी का पार्टिसिपेशन ज्यादा से ज्यादा बढ़ाना होगा ताकि इनका कंजर्वेशन अच्छे से हो सके। साथ ही हमें ऐसे डेवलपमेंट एक्टिविटीज को ही एक्सेप्ट करना होगा जो कि पीपल सेंट्रिक हो, पीपल का ध्यान रखे, लोगों के डेवलपमेंट का ध्यान रखे, एनवायरमेंट फ्रेंडली हो, एनवायरमेंट को कोई हार्म ना पहुंचाए बल्कि उनका कंजर्वेशन करें, और साथ ही ये इकोनॉमिकली रिवार्डिंग भी होने चाहिए, इकोनॉमिकली भी हमें फायदा होना चाहिए। तो हमें ऐसे डेवलपमेंट एक्टिविटी को ही परमिशन देनी है, ऐसे डेवलपमेंट एक्टिविटी को ही एक्सेप्ट करना है जो कि एनवायरमेंट फ्रेंडली हो, पीपल सेंट्रिक हो और साथ ही इकोनॉमिकली फिजिबल भी होना चाहिए। अब फॉरेस्ट कंजर्वेशन बेसिकली ट्रीज के लिए लॉर्ड बुद्धा ने क्या कहा है वो देख लेते हैं। लॉर्ड बुद्धा कहते हैं कि जो ट्रीज होते हैं वो अनलिमिटेड काइंडनेस वाले ऑर्गेनिज्म होते हैं। ट्रीज जो होते हैं वो अनलिमिटेड काइंडनेस वाले ऑर्गेनिज्म होते हैं, मतलब उनमें बहुत ज्यादा काइंडनेस होती है। ये हमसे कुछ भी डिमांड नहीं करते हैं और हमारे लिए बहुत सारे रिसोर्स को अवेलेबल करवाते हैं। साथ ही ट्रीज तो ऐसे होते हैं कि यदि कोई व्यक्ति इनको हार्म करने जा रहा है, इनको काटने जा रहा है, तो उनको भी ये छाया देते हैं। तो यहीं से हमें पता चल जाता है ट्रीज एंड फॉरेस्ट रिसोर्स की क्या इंपॉर्टेंस है। तो आज के इस पार्ट में जो भी हमने समझा उससे अपनी लर्निंग आउटकम क्या रहती है। हमने समझा कि कंजर्वेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंडिया में अलग अलग टाइप के फॉरेस्ट रिसोर्स कौन कौन से हैं और उनका डिस्ट्रीब्यूशन कहां कहां पर है, और कम्युनिटी फॉरेस्ट रिसोर्स और वाइल्ड लाइफ रिसोर्स के कंजर्वेशन के लिए क्या क्या कदम उठा रही है, और किस प्रकार अपने इंडियन कल्चर में अलग अलग तरीकों से हम डे टू डे लाइफ में भी इन रिसोर्स का कंजर्वेशन कर रहे हैं। तो आज के इस पार्ट में जो भी समझा उसको हम कुछ क्वेश्चन के माध्यम से टेस्ट कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज, रिजर्व्ड एंड प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट आर ऑल्सो रेफर्ड टू एज व्हाट। बोला जा रहा है कि रिजर्व फॉरेस्ट और प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट को हम और क्या कहते हैं। A is unclassed forest, B is permanent forest, C is open forest and D is mangrove forest। तो इन दोनों को मिलाकर, रिजर्व फॉरेस्ट एंड प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट को मिलाकर हम क्या कहते हैं, परमानेंट फॉरेस्ट। ऑप्शन नंबर बी विल बी अवर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अनक्लास्ड फॉरेस्ट आर मेनली फाउंड इन। बोला जा रहा है कि जो थर्ड टाइप ऑफ फॉरेस्ट है अनक्लास्ड फॉरेस्ट, वो इंडिया के कौन से एरिया में मेनली मिलते हैं। ए इज all northeastern states and parts of Gujarat, B is Kerala and Tamil Nadu, C is Punjab and Haryana and D is West Bengal and Bihar। तो हमने देखा था कि जो अनक्लास्ड फॉरेस्ट है बेसिकली गुजरात के अलग अलग पार्ट्स में और सारे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में हमें देखने को मिल जाएंगे। ऑप्शन नंबर ए विल बी अवर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, सेक्रेड ग्रोव्स आर व्हाट। बोला जा रहा है कि सेक्रेड ग्रोव्स क्या होते हैं। ऑप्शन ए इज parts of large forest that have been left untouched by the local people. B is forest earmarked for commercial felling of trees. C is forest used for planting trees with medicinal properties. D is places for grazing animals। बोला जा रहा है कि सेक्रेड ग्रोव्स क्या होता है। तो सेक्रेड ग्रोव्स हमने देखा कि ऐसे फॉरेस्ट एरिया होते हैं
जिनको लोकल कम्युनिटी ने टच नहीं किया है, वो वर्जिन फॉर्म में ही है और किसी एक्सटर्नल फैक्टर को भी इसमें एंट्री नहीं मिलती है, उनसे भी इन्हें बचाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए विल बी अवर राइट आंसर फॉर सेक्रेड ग्रोव्स। दीज आर parts of large forest that have been left untouched by the local indigenous people. Next question, question number 4. Which of the following conservation strategies do not directly involve community participation? क्वेश्चन पूछ रहा है कि कौन सी कंजर्वेशन स्ट्रेटेजी है जो कम्युनिटी है उसके डायरेक्टली इन्वॉल्वमेंट को नहीं बताती है। ऑप्शन ए इज जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट, ऑप्शन बी इज बीज बचाओ आंदोलन, ऑप्शन सी इज चिपको मूवमेंट एंड ऑप्शन डी इज डिमार्केशन ऑफ वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज। तो जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट तो कम्युनिटी का इन्वॉल्वमेंट बताता है, बीच बचाओ आंदोलन इसमें तो प्योरली कम्युनिटी का ही इन्वॉल्वमेंट है, चिपको मूवमेंट ये भी कम्युनिटी के डायरेक्टली इन्वॉल्वमेंट को बताता है। तो तीनों ही कम्युनिटी के डायरेक्टली इन्वॉल्वमेंट को बताता है। बच गया ऑप्शन नंबर डी, डिमार्केशन ऑफ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ऐसे हैबिटाट एरिया होते हैं जो कि गवर्नमेंट के माध्यम से लीगल प्रोटेक्शन प्राप्त करते हैं, जैसे कि नेशनल पार्क हो गया, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हो गया, इनका डिमार्केशन करना तो गवर्नमेंट द्वारा होता है, न कि लोकल कम्युनिटी द्वारा होता है। तो इसमें कम्युनिटी का डायरेक्टली इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है। तो इन क्वेश्चन के माध्यम से आज जो भी हमने पढ़ा उसको टेस्ट कर लिया है। होप आज जो भी हमने पढ़ा आपको समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग टुडेज सेशन।